अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में देखिए हम लोग साइकोलॉजी के जितने भी मेथड्स छूट गए थे उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटे बड़े तमाम के तमाम ये वीडियो क्या है लास्ट की रहेंगी। इसके बाद हम लोग साइकोलॉजी के मेथड्स पर कोई डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग ना लाइक ले रहे शायद, लेकिन सवालात बनते हैं। देखिए इससे पहले जो मैं 2 वीडियोस डाली हूँ उसको भी आप लोग ज़रूर देखें। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग का ही नुकसान होगा। जब सवाल पूछा जाएगा तो फिर आप लोग पछताओगे, ठीक है। तो वो पछताने से बेहतर है कि आप लोग एक मरतबा वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो आज की वीडियो भी छोटी रहेंगी लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सारे मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग सर्वे मेथड यानी जो सर्वे मेथड के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग क्रॉस सेक्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यानी डेवलपमेंटल मेथड के अंदर दो तरीके होते हैं। एक है आपका क्रॉस सेक्शनल और दूसरा है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। हाँ ठीक है ना, ये एक है। देखिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट और क्वेश्चनर और क्या है आपका क्लिनिकल मेथड, ये जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इन सभी को हम लोग इस एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को क्या है आप लोग स्किप बिल्कुल भी ना करें, एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। लिंक को क्या है आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग डेवलपमेंट मेथड के अंदर जो 2 तरीके हैं, एक है आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी और दूसरा है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। तो ये दोनों मेथड्स भी क्या है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीएस टेट के अंदर जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है यहाँ से 2 मरतबा डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, वो भी घुमा फिरा कर। तो सबसे पहले हम लोग क्या है इसी को क्या है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एज के ग्रुप वालों, अलग अलग एज वालों के हम लोग ग्रुप्स को सिलेक्ट करते हैं। मतलब 1 साल से लेकर 5 साल का हम लोग एक ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। मतलब उसके दरमियान जितने भी बच्चे होते हैं वो एज वालों का बच्चों का ग्रुप हम लोग एक बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग 6 से लेकर 10 साल के बच्चों का एक ग्रुप हम लोग बनाते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग 11 से लेकर 15 साल के बच्चों का, फिर इसी तरह से 15 से 20, 20 से 25, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग पूरा ओल्ड एज यानी 60 साल 70 साल, मतलब पूरा एंड 100 साल तक समझिए। हर एक का क्या करते हैं हम लोग अलग अलग ग्रुप के एज वालों का सिलेक्ट करते हैं और उनका अलग से ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक ही टाइम हर ग्रुप पर सेम स्टडी करते हैं कि 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चे क्या है किस तरह से बिहेव करते हैं, वो लोग के ख्यालात क्या होते हैं, वो लोग के अंदर खूबियाँ क्या होती है, वो लोग के एहसासात क्या कैसे होते हैं, उनके जज्बात कैसे होते हैं, वो बच्चे किस तरह से खुश होते हैं, गुस्सा कब आता है वो लोग की पसंद क्या होती है, नापसंद क्या होती है। ये तमाम चीज़ें क्या करते हैं हम लोग हर ग्रुप के अंदर सेम स्टडी करते हैं। हम लोग सेम टाइम पर हर एक के ऊपर सेम तजुर्बा करते हैं हम लोग, ठीक है ना। हर एक को क्या हम लोग एक साथ लेकर चलते हैं, यहाँ पर किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं करते। मिसाल के तौर पर समझिए, अब आप मैं समझिए, अब मैं पहले क्या करती हूँ 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चों के ऊपर मैं यहाँ पर तजुर्बा कर रही हूँ, उनकी स्टडी कर रही हूँ, वो लोग के पास्ट के बारे में, अब प्रेजेंट के बारे में, ठीक है ना। फिर वही टाइम क्या करती हूँ मैं, जैसा ही मेरा 1 से 5 साल के बच्चों के ऊपर तजुर्बा हो जाता है तो फिर वहाँ से हटके मैं 6 से लेकर 10 साल वालों के ग्रुप पर जाती हूँ। सेम वही स्टडी मैं ये लोग के ऊपर करती हूँ। फिर क्या करती हूँ मैं 11 से 15 साल, इसी तरह से जितने भी मैं ग्रुप्स बनाई हूँ हर एक के पास जाकर क्या है सेम टाइम सेम एक ही दिन में सबके ऊपर मैं स्टडी करती हूँ, ठीक है ना। ये होता है आपका क्रॉस सेक्शनल मेथड। यहाँ पर क्या है हम लोग कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं। ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इससे ज़्यादातर सवाल नहीं पूछा जाता लेकिन कभी कभार पूछा जाता है। इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो आइए इस मेथड को भी हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ ये इसके नाम के अंदर ही समझ में आ जा रहा है। देखिए लॉन्ग क्या है, मतलब बहुत तवील जाता है ये, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर बहुत तवील अरसे तक क्या है इसके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं, सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर हम लोग यहाँ पर तजुर्बा करते हैं। क्रॉस सेक्शनल में क्या था, वहाँ पर हर उम्र के वाले बच्चों के ऊपर वहाँ पर हम लोग तजुर्बा करते थे।
1 साल से लेकर 100 साल या फिर उससे ज़्यादा लोगों की एज के ऊपर भी हम लोग वहाँ पर तजुर्बा कर रहे थे। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चे की पैदाइश से लेकर वो बच्चे के इंतकाल तक क्या है, हम उसी के ऊपर स्टडी करते हैं कि वो बच्चा क्या है, अब क्या करता है, 5 साल की उम्र में वो बच्चा कैसा होता है, 6 साल की उम्र में वो बच्चा कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, 7 साल की उम्र में बच्चा कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। इस तरह से क्या है, हम एक ही बच्चे के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। ये इसके अंदर एक खामी ये होती है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी की जो खामी होती है वो ये होती है कि यहाँ पर जो तजुर्बा करने वाला होता है उसकी एज क्या है, ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा एज वाला क्या है, छोटे बच्चे के ऊपर पूरा उस बच्चे की डेथ तक क्या है, ज़्यादा उसके ऊपर तजुर्बा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बच्चे की मौत से पहले ये जो तजुर्बा करने वाला इंसान है उसकी मौत हो जा सकती है ना। तो इसकी खामी यही है कि मिसाल के तौर पर देखिए, अगर क्या है, एक छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा है, अगर कोई उसके ऊपर तजुर्बा कर रहा है, उसके ऊपर स्टडी कर रहा है और वो स्टडी करने वाले की एज क्या है 40 है या फिर 45 है समझिए, और बच्चे की उम्र क्या है 1 साल है, तो वो बच्चा क्या है जब 20 साल का हो जाता है तो ये जो तजुर्बा करता है उसकी उम्र क्या है 70 साल की हो जा सकती है। तो अब बताइए 70 साल की उम्र तक वो तजुर्बा करने वाला जिंदा भी रह सकता है या फिर मर भी जा सकता है ना। तो अगर वो जो तजुर्बा करने वाला इंसान है अगर उसका इंतकाल हो गया तो उसकी जगह क्या है, फिर दूसरा आदमी आता है ना। दूसरा आदमी फिर वो एक बच्चे के ऊपर स्टडी करता है। ठीक है, जब वो बच्चा क्या है, फिर वो बच्चे की उम्र 30 साल तक हो जाती है तो ये स्टडी करने वाला जो इंसान है उसकी उम्र क्या है 80 साल हो जा सकती है, फिर ये आदमी भी मर जाता। ठीक है ना, ये आदमी भी मर सकता है। तो ये आदमी का इंतकाल हो गया तो फिर दूसरा साइंटिस्ट आ जा सकता है, यहाँ पर दूसरा माहिरीन नफ्सियात आ सकता है, फिर वो आकर फिर ये बच्चे के ऊपर स्टडी कर सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, यहाँ पर स्टडी चलते ही रहती है एक ही बच्चे के ऊपर। ये क्या है, मतलब ये फिक्स नहीं होता है, ये लॉन्ग टाइम चलने वाला प्रोसेस होता है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर एक ही इंसान के ऊपर एक ही टाइम उसी के ऊपर फोकस किया जाता है, उससे हटकर किसी और के ऊपर फोकस ही नहीं किया जाता। जबकि क्रॉस सेक्शनल में क्या है, हर एज वाले के ऊपर फोकस किया जाता है, एक ही टाइम पर हर उम्र वाले को क्या है वहाँ पर स्टडी की जाती है। इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके ताल्लुक से क्या है, मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, वहाँ पर आपको क्या है और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद देखिए जो दूसरा मेथड है वो है आपका सर्वे मेथड है। सर्वे मेथड देखिए यहाँ पर हम लोग एक बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर हम लोग इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मर्दमशुमारी पर क्या है, लोग हमारे घर पर आते हैं, सर्वे करते हैं कि आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स है, ठीक है ना, किसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, कौन क्या है कितना पढ़ रहे हैं, मतलब हर एक की क्या है यहाँ पर, हर एक की इंडिविजुअली तौर पर क्या है यहाँ पर सर्वे किया जाता है। कितने घर है आप लोग को, ये तमाम चीजें क्या है, इनकम पूछी जाती है, ये तमाम चीजें क्या है आपकी सर्वे के अंदर ही आता है। तो ये क्या है, सिर्फ एक ही जगह पर या फिर एक ही एरिया में नहीं की जाती, बल्कि एक बड़े पॉपुलेशन के ऊपर यहाँ पर डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो ऐसा मेथड जिसमें क्या है एक बड़े पॉपुलेशन के ऊपर सर्वे किया जाता हो या फिर उसके ऊपर स्टडी की जाती हो, जहाँ से डेटे को हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्वे मेथड कहेंगे। इसके साथ साथ हम लोग क्या है जो किसान होते हैं, तो किसान के पास भी जाकर हम लोग उस डेटा को हम लोग कलेक्ट कर रहे, तो ये भी क्या आता है आपका सर्वे मेथड के अंदर ही आता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिए। इसके बाद देखिए जो दूसरा मतलब नेक्स्ट मेथड है वो है आपका चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम बच्चे से क्या है सवालात करते हैं और बच्चों से जवाब हम लोग हासिल करते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ यस और नो इसके अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, जवाब बच्चे से हासिल करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक बच्चे के ताल्लुक से कुछ क्या है एक चेकलिस्ट मतलब सवालात बना ली मैं। बनाने के बाद अब मैं क्या है चेकलिस्ट कर रही मैं, मतलब अब मैं सपोज समझिए पहला सवाल ये बनाई कि ये बच्चा अच्छा पढ़ता है, ठीक है, तो उसके नीचे मैं क्या लिखती हूँ, एस तो भी लिखती हूँ या फिर नो लिखती हूँ।
अगर वो बच्चा अच्छा पढ़ता है तो इसके ऊपर क्या करती हूँ, मैं राइट मारती हूँ। उसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि ये बच्चा क्या है, ज़हनी तौर पर कमज़ोर है या फिर क्या है, ज़हनी तौर पर अच्छा है। तो उसके नीचे फिर क्या करती हूँ, मैं इस तो भी लिखती हूँ या फिर नो लिखती हूँ। फिर अगर बच्चा अच्छा रहा तो इसके ऊपर टिक करती हूँ, अगर अच्छा नहीं रहा तो नो के ऊपर टिक करती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर सवालात के जवाब क्या है, इस या फिर नो के अंदर ही आते हैं। लेकिन चेकलिस्ट की एक खामी ये है कि यहाँ पर हम लोग बच्चा कितना होशियार है पढ़ाई में, इसको हम नहीं बता सकते हैं। मतलब वहाँ हम लोग यहाँ पर फीसद को नहीं बता सकते हम लोग। खाली इस और नो के अंदर ही हम लोग को जवाब हासिल हो जाते हैं। लेकिन कितना अच्छा पढ़ता है, कितना कमज़ोर है, उसको हम लोग परसेंटेज में यहाँ पर नहीं बता सकते, ये बताना मुश्किल होता है। तो ये है आपका चेकलिस्ट। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट मेथड है वो है आपका सवालनामा यानी क्वेश्चनर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहले से क्या करते हैं, एक सवालों की एक बहुत बड़ी लिस्ट बना लेते हैं। छोटी लिस्ट नहीं बल्कि बहुत बड़ी लिस्ट बनाते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है ना। तो उन सवालात की लिस्ट के हम लोग जवाब हासिल करने के लिए इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं। तो सवालनामा के अंदर दो किस्म के सवालात होते हैं। एक है आपका बंद किस्म का सवालनामा यानी क्लोज फॉर्म, और दूसरा है आपका खुली किस्म का सवालनामा यानी ओपन फॉर्म। तो आइए इन दोनों सवालनामों को भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला बंद किस्म का सवालनामा है यानी क्लोज फॉर्म। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब हर सवाल के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ हाँ या ना के अंदर हम लोग को जवाब देना होता है। जैसा कि हम लोग चेकलिस्ट के अंदर हम लोग एस आर नो को हम लोग किस तरह से रखे थे, यहाँ पर उसी तरह से मतलब चेकलिस्ट में हम लोग वहाँ पर चेक कर रहे थे, वो एस आर नो हम लोग के लिए था। लेकिन यहाँ पर सवालनामा के अंदर यानी बंद किस्म के सवालनामा के लिए जो सवालात होते हैं वो तुलवा के लिए होते हैं या फिर जिससे हम सवाल करते हैं उनके लिए होता है। वहाँ पर उनसे हम लोग इस आर नो के अंदर हम लोग जवाब को हासिल करते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा कि पहला सवाल क्या है, यहाँ पर आपके मदरसे में खेलकूद की सहूलत मौजूद है। तो अब उसके लिए जवाब क्या है आपका, यहाँ पर हाँ है या फिर नहीं है। आप बच्चे से पूछ रहे हो, किसी बच्चे से, कि आपके पास क्या है, आपके स्कूल में प्लेग्राउंड है या नहीं है बोलकर, तो बच्चा क्या है जवाब उसका इसमें तो भी दे सकता है या फिर नो में दे सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या है बच्चों से भी सवालात कर सकते हैं या फिर एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए भी हम लोग एक चेकलिस्ट मतलब सवालात क्वेश्चंस की एक हम लोग लिस्ट बनाकर भी हम लोग यहाँ पर लोगों से सवालात के जवाब हासिल कर सकते हो। लोगों से हम लोग बड़ी संख्या में यानी बहुत सारे लोगों से हम लोग सवालात के जवाब कैसे हासिल कर सकते हैं, हम लोग नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग है ना, सोशल मीडिया का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी सवालात क्या है हम लोग सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं और वो लोग से पब्लिक से क्या है हम लोग उसके जवाब तलब करते हैं। तो वहां पर जवाब देने वाला जवाब दे सकता है या फिर नहीं देने वाला नहीं भी दे सकता है। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, ये आपका बंद किस्म का सवालनामा यानी क्लोज फॉर्म ये होता है आपका। उसके बाद जो दूसरी किस्म है क्वेश्चनर की वो है आपकी खुली किस्म का सवालनामा यानी ओपन फॉर्म। तो देखिए अगर हम लोग इसके ताल्लुक से बात करें तो इसके बारे में आपको यहाँ पर स्क्रीन पर क्या है कुछ मवाद भी दी हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन अगर आपको मैं आसान जुबान में कहूँ तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल दे डालते हैं, ठीक है। सवाल देने के बाद उसके नीचे क्या है हम लोग थोड़ी सी प्लेस देते हैं ताकि क्या है स्टूडेंट्स उस प्लेस में वो सवाल का अच्छे अंदाज में जवाब दे सके, ठीक है। ये हो गया आपका ओपन फॉर्म। क्लोज फॉर्म में क्या था, वहां पर सवाल को सिर्फ हम एस आर नो के अंदर ही हम लोग हासिल करते हैं सामने वाले से, ठीक है। जो सॉरी क्लोज फॉर्म था वो जहां पर हम लोग एस आर नो से सवाल के जवाब हासिल करते हैं। लेकिन ओपन फॉर्म में क्या है, यहाँ पर हम लोग सवाल देकर उसको अच्छे अंदाज में पेश करने के लिए थोड़ी सी प्लेस भी देते हैं हम लोग ताकि हम ये जान सके कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है इस सवाल के ताल्लुक से, या फिर बच्चा इस सवाल को किस अंदाज में एक्सप्लेन कर सकता है।
उसके अंदर क्या है, एक्सप्लेन करने की ताकत है या नहीं है, वो बच्चा क्या है उस सवाल का अच्छे अंदाज में जवाब दे सकता है या नहीं, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चनर क्या है, दो टाइप के होते हैं, एक है आपका ओपन फॉर्म और दूसरा है आपका क्लोज फॉर्म। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, हम लोग एक लार्ज स्केल के अंदर हम लोग सर्वे करते हैं। ठीक है, सर्वे मेथड अलग है, वो पॉपुलेशन के ऊपर हम लोग, बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर हम लोग करते हैं। क्वेश्चनर यहाँ पर एक चेकलिस्ट मतलब एक सवालों की हम लोग लिस्ट तैयार कर लेते हैं। चेकलिस्ट में क्या था, वहां पर टीचर ही स्टार नो के अंदर खुद ब खुद बच्चों के ताल्लुक से अपनी तरफ से ही सवाल के जवाब दे लेता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चनर में क्या है, टीचर सामने वाले से सवालात के जवाब स्टार नो में हासिल करता है या फिर एक पैराग्राफ के शक्ल में आंसर को यहाँ पर हासिल करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट मेथड है वो है आपका दर्जे पैमा यानी रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के अंदर देखिए हम लोग सामने वाले की उसके अंदर जितनी भी सिफात पाई जाती है या फिर जितनी भी खूबियां या फिर खामियां पाई जाती है, उसको हम लोग एक मुनज़्ज़म तरीके से हम लोग उसकी पैमाइश कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रेटिंग स्केल के जरिए हम लोग डेटा को हम लोग कलेक्ट करेंगे। अगर देखिए हम लोग रेटिंग स्केल के ताल्लुक से हम लोग बात करें तो इसकी क्या है, 3 किस्में होती हैं। एक है आपका शुमारी दर्जे पैमा यानी न्यूमेरिकल स्केल, दूसरा है आपका ग्राफिक स्केल और तीसरा है आपका स्टैंडर्ड स्केल यानी मियारी दर्जे पैमा। तो आइए इन तीनों स्केल्स को भी हम लोग आसान तरीके से कम वक्त में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। रेटिंग स्केल के अंदर जो पहली किस्म है आपकी वो है शुमारी दर्जे पैमा यानी न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। ये देखिए ये बहुत आसान तरीन मेथड होता है ये। यहाँ पर हम बच्चे की जो खूबियाँ होती है या फिर खामियाँ होती है उसको हम लोग क्या है नंबर्स में जांच करते हैं। हम लोग नंबर्स के जरिए हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। जैसा कि हमारे फ़ोन में जो ऐप्स होते हैं तो वो ऐप्स अगर हम लोग को अच्छा लगा तो हम लोग को वहाँ पर स्टार्स में हम लोग उसकी रेटिंग देनी पड़ती है। अगर आपको अच्छा लगा तो 5 स्टार्स दे सकते हैं हम लोग। अगर आपको ऐप पसंद नहीं आ रहा हो या फिर उसके जो फीचर्स होते हैं वो पसंद नहीं आ रहे हो तो आप लोग 1 स्टार भी दे सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, बच्चे की जो खूबियाँ खामी होती है उसको हम लोग नंबर्स के जरिए जाहिर करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि पहला सवाल क्या है, यहाँ पर तालिबे इल्म की रियाजी में दिलचस्पी किस हद तक है। तो जो बच्चा मैथ्स के अंदर दिलचस्पी रखता हो, अगर ज्यादा रखता हो तो आप उसको 5 मार्क्स देकर आप उसको अच्छा बता सकते हो कि बच्चा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है या फिर इसकी मैथ्स से क्या है बहुत ज्यादा दिलचस्पी है बोलकर। अगर आप 1 नंबर दे दिए तो इसका मतलब हो गया कि बच्चा क्या है मैथ्स को पसंद ही नहीं करता। तो इस तरह से हम बच्चे की पसंद नापसंद को क्या है यहाँ पर हम लोग नंबर्स के जरिए देते हैं। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल यानी शुमारी दर्जा पैमा। इसके बाद जो इसकी दूसरी किस्म है वो है आपका ग्राफिक स्केल यानी तरसीमी दर्जा पैमा। तो यहाँ पर हम लोग क्या है एक ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ में हम लोग बच्चे की पसंद और नापसंद को हम लोग ग्राफ के जरिए बयान करते हैं। यानी वो ग्राफ में जहाँ मतलब हम लोग एक लाइन खींचते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कभी नहीं, एक आध मर्तबा, कभी कभी, अक्सर या फिर हमेशा, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उसको लिखकर इन अल्फाज के जरिए हम बच्चों की पसंद नापसंद उसकी खूबी और खामियों को हम लोग यहाँ पर बयान करते हैं। आप लोग क्या है रिपोर्ट्स में देखे भी होंगे प्राइमरी स्कूल में ये होते हैं। ये कभी कभी रहता वहाँ पर या फिर कभी नहीं रहता, मैं देखी हूँ ये, आप लोग भी देखे होंगे ये। तो या आप सपोज समझिए कोई बच्चा खेल में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है तो हम लोग वहाँ पर सवाल बना रहे कि क्या ये बच्चा खेल में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। तो अब उसका जवाब क्या रहेगा, आप लोग ग्राफ के जरिए क्या बताएंगे कि वो बच्चा क्या है हमेशा दिलचस्पी रखता है। तो वहाँ पर हमेशा को आप लोग क्या करेंगे टिक करेंगे। तो कभी कभार दिलचस्पी रखता है तो कभी कभार बताएंगे आप लोग, बिल्कुल भी नहीं रखता तो कभी नहीं को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर ग्राफ के जरिए ग्राफिंग स्केल के जरिए यहाँ पर बच्चे की पैमाइश करोगे। और इस तरीके को बहुत ज्यादा क्या है इस्तेमाल
में लाया जाता है। इसके बाद जो तीसरा किस्म है वो है आपका मियारी दर्जे पैमा यानी स्टैंडर्ड स्केल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, और एक बयानिया तरसीमी दर्जे पैमा भी हम लोग इसको कह देंगे। जो इससे पहले जो ग्राफिक स्केल था वहाँ पर सिर्फ हम लोग एक जुमले के अंदर हम लोग बच्चे की खूबी को हम लोग बता डालते, यानी कभी नहीं, एक आध मर्तबा, कभी कभार, हमेशा या फिर अक्सर, इस तरह का हम क्या है वर्ड यूज करके वहाँ पर हम लोग ग्राफ में बताते हैं। लेकिन ये जो तीसरा तरीका है इसके अंदर हम लोग बाज़ाब्ता बच्चे के अंदर जो खूबी पाई जाती है उसकी जो सिफत होती है उसकी पैमाइश करने के लिए हम लोग एक अच्छा सा बड़ा जुमले का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा कि देखिए अदनान जमात की सरगर्मियों में कितना हिस्सा लेता है। अब इसको हम लोग बताने के लिए सिर्फ हम लोग हमेशा या फिर कभी कभार, एक आध मर्तबा या फिर कभी नहीं, इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले कभी हिस्सा नहीं लेता और बिल्कुल अलग थलग रहता है, या फिर जमात के दूसरे तलबा की तरह हिस्सा लेता है, या फिर जमात के तमाम तलबा से बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। इस तरह के हम लोग एक बड़ा जुमले को हम लोग यूज़ करेंगे। सिर्फ छोटे वर्ड का इस्तेमाल हम लोग इस तीसरे किस्म के रेटिंग स्केल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 3 रेटिंग स्केल की किस्में समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो यहाँ पर मैं मवाद भी डाली हूँ स्क्रीन पर और उसकी मिसालें भी डाली हूँ, तो आप लोग क्या है उसको इस्तेमाल करते हुए उसको देखकर आप लोग इस्तेफादा हासिल कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है आपका क्लिनिकल मेथड। यहाँ पर हम लोग देखिए, क्लिनिकल से आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पर हम किसी भी इंसान की बीमारी के ताल्लुक से स्टडी करते हैं, ठीक है ना। जो डॉक्टर्स करते हैं वो क्या है, क्लिनिकल स्टडी है या फिर क्लिनिकल मेथड ही है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर कोई बीमार है, कोई मरीज है, तो उसकी बीमारी के ऊपर पूरी स्टडी की जाती है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्लिनिकल मेथड कहेंगे। एक होता है आपका कॉम्परेटिव मेथड बोलकर। यहाँ पर इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सैंपल्स लेकर हम लोग तजुर्बा करते हैं। यानी अब सपोज समझिए मेरी बहन के ऊपर मैं तजुर्बा कर रही हूँ, सिर्फ मिसाल दे रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मेरी बहन का एक सैंपल लूँगी मैं, ठीक है। उसी तरह से मैं मेरी फ्रेंड का भी एक सैंपल लूँगी मैं, ठीक है ना। मेरे किसी रिश्तेदारों का मैं सैंपल लूँगी, यानी हर एक के अलग अलग सैंपल्स लेकर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर तजुर्बा करूँगी। तजुर्बा करने के बाद एक दूसरे से उनको कंपेयर करूँगी कि इसके सैंपल से क्या रिजल्ट निकला है, मेरी बहन के सैंपल से, मेरी दोस्त के सैंपल से क्या रिजल्ट निकला है, मेरे रिश्तेदारों के सैंपल से क्या रिजल्ट निकला है। तो हर एक के ऊपर स्टडी करने के बाद एक दूसरे के रिजल्ट को मैं क्या करूँगी, एक दूसरे से कंपेयर करूँगी। तो इसी को हम क्या कहेंगे, कंपैरेटिव मेथड कहेंगे। और एक मेथड होता है आपका साइको एनालिटिक मेथड। तो ये साइको एनालिटिक मेथड के अंदर देखिए हम लोग हमारी जो फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स के ताल्लुक से या फिर जो हम लोग को जो ख्वाब आते हैं हम लोग को, वो ख्वाबों के ताल्लुक से हम लोग यहाँ पर मुताला करते हैं। यानी ख्वाबों के ताल्लुक से हम लोग स्टडी करते हैं, या फिर हमारे जो जज्बात होते हैं उसके ताल्लुक से हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में स्टडी करते हैं। और एक मेथड होता है आपका जेनेटिक मेथड। ये जेनेटिक मेथड में देखिए यहाँ पर इंसानों के जो डीएनए होते हैं वो डीएनए के ताल्लुक से यहाँ पर क्या है स्टडी की जाती है। ये इतना मेन नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर मैं बता दी हूँ, ठीक है ना। बस इतने ही मेन क्या है आपके मेथड्स थे। देखिए बस काफ़ी है, आपको इन्हीं मेथड्स में से क्या है आपके सवाल पूछे जाते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेथड समझ में भी आए होंगे। और एक मेथड है देखिए फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी के अंदर क्या है, यहाँ पर हर फील्ड वालों के ऊपर हम लोग जाकर क्या है वहाँ की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। क्या है, टीचिंग फील्ड अलग है, पुलिस वालों की फील्ड अलग होती है, ज़राअत करने वालों की फील्ड अलग होती है, ठीक है ना। क्या है, डॉक्टर की फील्ड वो लोग की अलग होती है। तो हर एक की अलग अलग फील्ड होती है। तो यहाँ पर इंसान क्या करता है, हर फील्ड वालों के पास जाकर वो लोग की क्या है स्टडी करता है, ठीक है। आप सपोज समझिए हम लोग टीचिंग फील्ड पे है समझिए, तो अब हम लोग को क्या है
टीचिंग फील्ड के साथ साथ दूसरे फील्ड के बारे में भी हम लोग मालूमात हासिल करना चाह रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, पुलिस वालों के पास जाएंगे, वो लोग से हम लोग क्या है पूछताछ कर लेंगे, वो लोग से हम लोग थोड़ी सी स्टडी हासिल करेंगे। फिर हम लोग डॉक्टर वालों के पास भी जाएंगे, वो लोग के पास से क्या करेंगे, हम लोग कुछ डेटा को हम लोग वहाँ से कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ज़राअत करने वालों के पास जाएंगे, वो लोग के पास से हम लोग डेटा को हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो हर अलग अलग फील्ड से क्या है हम लोग यहाँ पर स्टडी हासिल करते हैं या फिर उसके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड स्टडी कहेंगे। तो बस इतना ही था। देखिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर, फी अमानिल्लाह।